कहानी की शुरुआत होती है बफेलो न्यूयॉर्क से, जहां हमें हेनरी नाम का एक आदमी मिलता है। वो टोल बूथ पर काम करता है और उसकी जिंदगी हर दिन की तरह नीरस और उबाऊ बीतती है। एक सुबह नाइट शिफ्ट खत्म करके जब वो घर लौटता है तो अपनी पत्नी डेबी के साथ नाश्ता करने बैठता है। बातें करते करते डेबी बच्चे की बात छेड़ती है, लेकिन हेनरी इस पर जरा हिचकिचाता है। ये सुनकर डेबी दुखी हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो अब भी उससे प्यार करता है। हेनरी हाँ तो कह देता है, लेकिन उसके चेहरे से महसूस होता है कि बात कुछ और है। लेकिन इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर उसके दोस्त एडी के साथ एक आदमी जो खड़ा होता है, जो बाहर ही खड़े खड़े उल्टी करता रहता है। वो लोग जो को अंदर लाते हैं और डेबी जो नर्स है उसकी देखभाल करने लगती है। एडी हेनरी को बताता है कि वो लोग बेसबॉल खेलने जा रहे थे, लेकिन जो की तबीयत खराब होने की वजह से अब वो खेल नहीं पाएगा। वो हेनरी को साथ चलने के लिए कहता है। हेनरी पहले मना करता है मगर बाद में मान जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वे एक बफेलो बैंक के बाहर गाड़ी रोकते हैं। एडी और उसके दोस्त कहते हैं कि वो बस एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं, लेकिन सच कुछ और ही होता है। दोनों मास्क पहनकर बंदूकें लिए हुए बैंक के अंदर घुस जाते हैं। हेनरी हैरान होकर कार में ही रहता है और तभी देखता है कि जिस गाड़ी में वो बैठा है उसे तारे जोड़कर चोरी की तरह स्टार्ट किया गया है। कुछ ही पल बाद अलार्म बज उठता है और एडी व उसका साथी बाहर भागते हैं। उधर एक सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक हेनरी को उन्हीं जैसा जर्सी पहने देखता है और उसे पकड़ लेता है। पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि असली लुटेरे हेनरी नहीं थे, लेकिन जब उसके दोस्तों के नाम पूछे जाते हैं तो कुछ नहीं बताता और इस तरह बेचारे हेनरी को ऐसे जुर्म में 3 साल की जेल हो जाती है जो उसने किया ही नहीं था। जेल में उसकी मुलाकात होती है उसके सेलमेट मैक्स से, जो पहले भी कई बार जेल काट चुका है। मैक्स उससे पूछता है कि वो किस जुर्म में आया है। हेनरी बताता है कि उस पर बैंक लूटने का इल्जाम है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मैक्स समझदार और अनुभव वाला आदमी है। वो हेनरी से कहता है कि असली जुर्म ये है कि इंसान अपने सपनों के पीछे नहीं भागता। यहाँ जितने भी कैदी हैं सबके पास कभी न कभी बड़े सपने थे, लेकिन जिंदगी में कुछ गलत हो गया और वो यहाँ पहुँच गए। वो हेनरी से पूछता है कि उसका सपना क्या है और हेनरी चौंकाते हुए कहता है उसके पास कोई सपना ही नहीं है। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। डेबी जेल में हेनरी से मिलने आती है और हैरानी की बात बताती है, वो किसी और आदमी से प्यार कर बैठी है। अजीब बात यह है कि डेबी के ऐसा कहने पर भी हेनरी जरा भी दुखी नहीं होता, बल्कि वो शांति से उसकी जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देता है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। अब हेनरी मैक्स और बाकी कैदियों के साथ वक्त बिताते हुए दिखता है। मैक्स बताता है कि हर बार जब उसकी पैरोल सुनवाई होती है तो वो अधिकारी से कहता है कि अगर उसे जेल से रिहा कर दिया गया तो वो उसके घर घुसकर उसके कुत्ते को मार देगा, घर जला देगा और जो भी जिंदा है उसकी जुबान काट देगा। क्योंकि मैक्स कभी जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। जेल ही अब उसका घर बन चुकी है। कुछ समय बाद हेनरी मैक्स से उसके सपने के बारे में पूछता है। मैक्स मुस्कुराकर कहता है उसका सपना तो वो जी ही रहा है, हमेशा जेल में रहना। फिर वक्त आता है हेनरी की पैरोल समीक्षा और लगता है कि अब वो खुद भी बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैक्स उसे समझाता है कि अच्छा बर्ताव करो और उम्मीद करता है कि अब दोनों कभी दोबारा न मिले। आखिरकार हेनरी की पैरोल मंजूर हो जाती है और वो समय से पहले जेल से बाहर आ जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। डेबी अब जो के साथ रहती है और वो प्रेग्नेंट भी है। हेनरी अपना सामान समेटने लगता है, जो उसके पास आकर उसे एक नौकरी का ऑफर देता है, लेकिन पता चलता है कि वो एक पिरामिड स्कीम है तो हेनरी तुरंत मना कर देता है, जो उसे शुक्रिया कहता है कि उसने पुलिस को उसका नाम नहीं बताया। लेकिन हेनरी शांत भाव से कहता है मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। उस रात हेनरी टीवी पर एक महिला को देखता है जो बफा लोटो नाम की सिटी लॉटरी का विज्ञापन कर रही होती है। अगले दिन बोरियत में हेनरी दोबारा बफेलो बैंक के बाहर पहुंच जाता है और बस दीवार को घूरता रहता है। तभी अचानक एक कार कहीं से आती है और उसे टक्कर मार देती है। ड्राइवर निकलती है वही महिला जूली। वो गुस्से में उसे इडियट कहती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक उसे डांटता है कि फोन में ध्यान देने के कारण उसने ऐसा किया। फ्रैंक काफी मददगार लगता है और हेनरी को पास के कैफे तक ले जाता है। जूली अस्पताल ले जाने की बात करती है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि हेनरी बिल्कुल ठीक है। तभी हेनरी को एहसास होता है ये वही महिला है जो लॉटरी के टीवी विज्ञापन में थी। जूली के जाने के बाद फ्रैंक बाथरूम जाता है और वहाँ दीवार पर लगा एक पुराना अखबार पढ़ता है। उसमें 1930 के दशक की एक बैंक डकैती का जिक्र होता है। उसी बफेलो बैंक में उस समय शराबबंदी चल रही थी और अपराधियों ने एक सीक्रेट भूमिगत सुरंग का इस्तेमाल किया
था जो पास के थिएटर से बैंक तक जाती थी। उसी रास्ते से उन्होंने करोड़ों का लूट अंजाम दिया था। यह पढ़कर हेनरी के दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आता है। वह सीधे जेल में मैक्स से मिलने पहुंचता है और कहता है, मेरा सपना है बफेलो बैंक को लूटना, वही बैंक जिसके जुर्म में मुझे गलत तरह से जेल में डाला गया। मैक्स दंग रह जाता है। उसे लगता है कि ये बहुत ही बेवकूफी भरा सपना है और वह जेल छोड़ने से एक बार फिर मना कर देता है। यही उसका घर है। लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि वह अपनी बची जिंदगी जेल में सड़ाकर बर्बाद ना करे। इस बार मैक्स के मन में कुछ हलचल होती है। इसके बाद हेनरी थिएटर पहुंचता है, वही थिएटर जिसमें बैंक तक जाने वाली सुरंग है। वहाँ वह देखता है कि जूली अपनी टीम के साथ एक रूसी नाटक की प्रैक्टिस कर रही है। निर्देशक बहुत सख्त है और जूली की एक्टिंग पर गुस्सा करके उसे डांट देता है। जूली परेशान हो जाती है और तभी हेनरी को देखती है। दोनों फिर कैफे में बैठते हैं जहाँ हेनरी उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है। जूली खुश होती है और उसे धन्यवाद देती है कि उसने उस पर एक्सीडेंट का केस नहीं किया। एक और सीन में हम देखते हैं कि मैक्स की दोबारा पैरोल सुनवाई होती है और इस बार हैरानी की बात, वो बिल्कुल अच्छे से व्यवहार करता है। उसे जेल से रिहाई मिल जाती है। कुछ समय बाद हेनरी उसे लेने आता है। मैक्स बाहर आता है और गुस्से में चिल्ला उठता है, तुम्हारे पास कार भी नहीं है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वापस जेल में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसे शांत करता है और बताता है कि बस स्टेशन पास में ही है। दोनों फिर बैंक लूटने की योजना बनाने बैठते हैं। वे कैफे में मैप देखते हैं। मैक्स नोटिस करता है कि अखबार की यह खबर 80 साल पुरानी है और मैप भी उतना ही पुराना है। वह हेनरी को बेवकूफ कहता है और कहता है कि ऐसे पुराने नक्शे पर बैंक डकैती प्लान करना पागलपन है। मैक हेनरी से पूछता है कि क्या उसके पास कोई बंदूक है। हेनरी तुरंत कहता है, नहीं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इसके बाद दोनों बैंक जाते हैं जहां वे नए कस्टमर होने का नाटक करते हैं। मैक्स अपनी मीठी बातों से बैंक के एक कर्मचारी को दोस्त बना लेता है और धीरे धीरे बैंक की पुरानी हिस्ट्री के बारे में पूछना शुरू करता है। कर्मचारी बताता है कि बचपन में उसके अंकल ने अपनी पूरी बचत इसी बैंक के तिजोरी वाले कमरे में रखी थी और कहा था कि ये जगह 300 साल तक खड़ी रहेगी। मैक्स चालाकी से पूछता है, क्या तिजोरी आज भी वही है जहां पहले हुआ करती थी? कर्मचारी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सर, यहाँ सब कुछ 1891 से वैसा ही है। वो पूछता है कि किस तरह का अकाउंट खोलना है, लेकिन दोनों कहते हैं कि वो सोचकर बताएंगे और बाहर निकल जाते हैं। बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक उन्हें ध्यान से देख लेता है। इसके बाद दोनों थिएटर जाते हैं ताकि पुराने सुरंग का पता लगा सकें। वहाँ उन्हें दोबारा जूली दिखती है। मैक्स उसे बताता है कि वो भी कभी एक्टिंग करता था और इसी थिएटर में परफॉर्म किया करता था। वह स्टाफ के एक मासूम लड़के साइमन से दोस्ती कर लेता है और उसे थिएटर का टूर करवाने के लिए कहता है। टूर के दौरान मैक्स सुरंग का जिक्र छेड़ता है। साइमन भोलेपन से बता देता है कि सुरंग का एग्जिट मुख्य अभिनेता के ड्रेसिंग रूम में है, लेकिन उसे 1931 में सील कर दिया गया था। मैक्स तुरंत कहता है कि वह थिएटर में वॉलेंटियर के तौर पर काम करना चाहता है। साइमन बेहद खुश हो जाता है, तुरंत मान जाता है। उधर हेनरी और जूली बातचीत कर रहे होते हैं। जूली पूछती है कि क्या मैक्स उसका पिता है। हेनरी हंसकर साफ कह देता है, नहीं। वह पूछती है कि हेनरी क्या करता है, तो वो सच बताता है कि वो हाल ही में जेल से छूटा है। हेनरी को अब जूली पसंद आने लगी है, इसीलिए वो हिम्मत करके उसे रात को डिनर पर चलने के लिए कह देता है। जूली मान जाती है। शाम को हेनरी पूरे ध्यान से तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंचता है। जूली देर से आती है और काफी तनाव में लगती है। वो बताती है कि वो इस शहर से थक चुकी है और नाटक खत्म होने के बाद हॉलीवुड जाकर एक्टिंग करने का सपना रखती है। वह पूछती है कि हेनरी जेल में क्यों गया था। हेनरी सारा सच बता देता है कि वो बेसबॉल खेलने निकला था, लेकिन उसे गलत केस में फंसा दिया गया। फिर अचानक हेनरी उसे बताता है कि इस बार वो सच में बैंक लूटने का प्लान कर रहा है। जूली हैरान भी होती है और थोड़ा हंस भी देती है, मानो वो मजाक हो। डिनर के बाद दोनों उसके घर पहुंचते हैं। जूली उसे स्क्रिप्ट पढ़ने देती है और रोल की प्रैक्टिस करवाती है। वो कहती है कि हेनरी मुख्य भूमिका निभाए और हैरानी की बात, हेनरी एक्टिंग में बिल्कुल नेचुरल और शानदार निकलता है। फिर माहौल रोमांटिक हो जाता है और दोनों उस रात एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अगले दिन हेनरी जूली को अपने घर लाता है। मैक्स पहले तो उसे देख ही नहीं पाता और सीधे सीधे बैंक लूटने की बात मुंह से निकाल देता है। फिर जब जूली सामने आती है तो मैक्स घबरा जाता है। हेनरी उसे शांत करता है और बताता है कि जूली सब जानती है और किसी को नहीं बताएगी। मैक्स गुस्सा होता है कि हेनरी ने उसकी बात क्यों खोल दी, लेकिन हेनरी उसे बेकन खिलाकर मना लेता है। कुछ देर बाद मैक्स थिएटर में वॉलंटियर बनने पहुंचता है। वह समझ जाता है कि असली काम है मुख्य अभिनेता के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचना, क्योंकि वहीं सुरंग का दरवाजा सील किया गया था। मैक्स एक प्लान बनाता है। वो मुख्य अभिनेता को हटाकर और उसकी जगह हेनरी को लीड रोल दिलाएगा ताकि उन्हें ड्रेसिंग रूम तक पूरा एक्सेस मिल जाए। लेकिन हेनरी घबरा जाता है, कहता है कि उसे एक्टिंग आती ही नहीं। अगले दिन नाटक का मुख्य अभिनेता अचानक इस्तीफा दे देता है क्योंकि उसे कहीं और इससे भी बड़ा रोल मिल गया है। ये सुनकर डायरेक्टर
और पूरी टीम गुस्से और टेंशन में आ जाते हैं। मैक्स हालात का फायदा उठाता है और जूली को समझाने लगता है कि हेनरी इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हेनरी ने जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की। वह यहाँ तक कह देता है कि इस रोल से उनकी बैंक लूट की प्लानिंग में भी मदद होगी। जूली चौंक जाती है। उसे समझ आता है कि यह सब मैक्स ने चोरी की प्लानिंग के हिस्से के तौर पर करवाया था। फिर भी वो मन मारकर हेनरी का नाम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। डायरेक्टर पहले तो हेनरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है, लेकिन आखिरकार उसे ऑडिशन का एक मौका देता है। ऑडिशन की शुरुआत बहुत खराब होती है, पर धीरे धीरे हेनरी अपनी असली प्रतिभा दिखाना शुरू करता है। अंत में वह इतना शानदार परफॉर्म करता है कि पूरी टीम दंग रह जाती है। हेनरी को मुख्य भूमिका मिल जाती है और इसके साथ ही उसे उस ड्रेसिंग रूम तक पूरा एक्सेस मिल जाता है जहां सुरंग का रास्ता सील है। थोड़े ही समय में हेनरी और मैक्स ड्रेसिंग रूम की दीवार तोड़ते हैं और पुराने सुरंग का एंट्री पॉइंट ढूंढ निकालते हैं, लेकिन सुरंग पूरी तरह से बंद है और काम बहुत बड़ा है। दोनों समझ जाते हैं कि ये खुद से नहीं हो पाएगा, किसी और की जरूरत पड़ेगी। उसी शाम वे जो से मिलते हैं, जो उदास बैठा होता है। उसकी पिरामिड स्कीम फेल हो चुकी है और अब वो डेबी और बच्चे का खर्च भी नहीं उठा सकता। हेनरी और मैक्स उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देते हैं, जो मजबूरी में तुरंत मान जाता है। ये तीनों मिलकर सुरंग खोदने में पूरे दमखम से लग जाते हैं। साथ ही हेनरी अपने थिएटर रोल की तैयारी भी करता रहता है। एक रात जब वे थिएटर से बाहर निकलते हैं, अचानक फ्रैंक सामने आकर उनका रास्ता रोक लेता है। वह बताता है कि उसने उन्हें बैंक से लेकर थिएटर तक फॉलो किया है और उससे पूरा शक है कि वे कुछ करने वाले हैं। वो साफ बोलता है, मुझे पता है कि तुम लोग बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं मुखबिरी नहीं करूंगा, मुझे भी शामिल करो। फ्रैंक बताता है कि महीने में एक बार एक आर्मर ट्रक विभिन्न ब्रांचों के कैश इकट्ठा करके सीधा वाल्ट में जमा करता है, कभी कभी 8 से 12 मिलियन डॉलर तक। वो ऑफर देता है कि वह उनका इनसाइड मैन बनेगा, अलार्म बंद करेगा, सिक्योरिटी बाईपास करेगा, सब कुछ आसान कर देगा। लेकिन हेनरी, मैक्स और जो को शक होता है कि कहीं वह उन्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। वे पूछते हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? फ्रैंक फाइनली अपना दिल खोलकर बता देता है। सालों पहले उसकी पत्नी गंभीर बीमार पड़ गई थी। उसने बैंक में 30 साल नौकरी की थी, पर बैंक ने कोई मदद नहीं की। उसने अपनी रिटायरमेंट के सारे पैसे पत्नी के इलाज में लगा दिए, फिर भी वह बच नहीं सकी। अब वह अकेला और कंगाल है और सिर्फ 2 हफ्ते में रिटायर होने वाला है। वह कहता है, मैं अपनी बाकी जिंदगी के लिए थोड़ा पैसा चाहता हूँ, बस। उसकी कहानी सुनकर तीनों का दिल पिघल जाता है। वे तय करते हैं कि फ्रैंक पर भरोसा किया जा सकता है और उसे टीम में शामिल कर लेते हैं। अगले दिन थिएटर में प्रैक्टिस चल रही होती है। डायरेक्टर जूली पर बार बार गुस्सा होता है, कहता है कि उसमें कोई भावना नहीं है। यहाँ तक कह देता है, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, इसीलिए तुम भावनाएं समझती ही नहीं हो। जूली का दिल टूट जाता है, वह रोते हुए बाहर चली जाती है। हेनरी उसके पीछे जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। जूली बताती है कि वह बहुत अच्छी अभिनेत्री है, लेकिन लोग हमेशा उसे ठंडी इंसान कह रहे हैं। हेनरी उसे भरोसा दिलाता है कि वो ऐसी नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करते हैं। उनका रिश्ता अब गहरा होने लगा है। उसी रात हेनरी और मैक्स लूट की तैयारी कर रहे होते हैं कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। हेनरी दरवाजा खोलता है और चौंक जाता है। जो के साथ उसका मुसीबत खड़ा दोस्त एडी भी खड़ा है। पता चलता है कि जो नशे में था और उसने सारी बात एडी को बता दी। अब एडी भी चोरी की योजना में शामिल होना चाहता है। मैक्स उसे देखते ही नफरत करने लगता है। वो कहता है कि शायद जो ने नशे में बकवास की होगी और वे कुछ नहीं प्लान कर रहे, लेकिन एडी उसकी बात नहीं मानता और दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस छिड़ जाती है। एडी और मैक्स की लड़ाई लगभग हाथापाई तक पहुंच जाती है, लेकिन समय रहते हेनरी बीच में आकर उन्हें रोक देता है। हालांकि वह बिल्कुल नहीं चाहता, फिर भी हालात देखकर वह एडी को भी प्लान में शामिल करने के लिए मान जाता है। अगले दिन जब हेनरी थिएटर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि नाटक की प्रीमियर डेट बदलकर उसी रात कर दी गई है जिस रात उन्हें बैंक लूटना है। अब हेनरी एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। एक तरफ जूली से उसका प्यार और दूसरी तरफ वह हीस्ट जिसे बीच में छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं है। मैक्स उसे याद दिलाता है कि उसे जेल से निकालकर इस काम में उसी ने लाया था, इसीलिए अब पीछे हटना कोई विकल्प नहीं है। शाम को हेनरी जूली को सारा सच बता देता है कि उन्हें शो की पहली ही रात बैंक लूटना पड़ेगा और उसके बाद वह शहर छोड़ देगा। जूली यह सुनकर भड़क उठती है, क्योंकि अब हेनरी प्ले का मुख्य किरदार है और उसके बिना शो होगा ही नहीं। उसे लगता है कि हेनरी ने शुरुआत से ही उसे इस्तेमाल किया है। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है और वह चाहता है कि जूली चोरी के बाद उससे कैलिफोर्निया में मिले, लेकिन जूली साफ मना कर देती है। कुछ दिन बाद वह बड़ा दिन आ जाता है। थिएटर में सब लोग प्रीमियर की तैयारियों में व्यस्त हैं। दूसरी ओर बैंक में पैसों का ट्रक पहुंचता है और वाल्ट में प्रवेश करता है, जिसके बाद फ्रैंक अपनी टीम को संकेत
दे देता है। हेनरी स्टेज पर अपना सीन पूरा करते ही तुरंत अपने दोस्तों की मदद के लिए भागता है। दूसरी तरफ मैक्स, जो और एडी टनल में पहुंचकर हीस्ट शुरू करते हैं, लेकिन जो को फिर उल्टियां होने लगती हैं और एडी मशीनों का माहिर निकलता है। वह वेल्डिंग करके वॉल्ट तक पहुंच जाता है। आखिरकार वे वॉल्ट को खोल लेते हैं और लाखों डॉलर बैग में भरकर ड्रेसिंग रूम में ले आने लगते हैं। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। तभी एडी अपना असली रंग दिखा देता है। वह मैक्स पर बंदूक तान देता है और उससे पीछे हटने का आदेश देता है, जो उससे विनती करता है कि ऐसा मत करो, बट एडी किसी की नहीं सुनता। उसी समय हेनरी कमरे में पहुंच जाता है और एडी अब उससे भी धमकाता है। वह मैक्स को बंदूक से मारता है, लेकिन मैक्स दोबारा उठकर एडी को काबू में कर लेता है। दोनों हथियार के लिए लड़ते हैं और इसी खींचातानी में गोली चल जाती है, जो हेनरी की टांग में लग जाती है। आखिरकार मैक्स एडी को बेहोश कर देता है और उसे टनल में बांधकर छोड़ दिया जाता है। बाकी लोग पैसों से भरी कार लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक हेनरी उन्हें कार रोकने को कहता है। वह लौटकर थिएटर जाना चाहता है, जो हैरान रह जाता है, लेकिन मैक्स उसके चेहरे को देखकर सब समझ जाता है। वह हेनरी से कहता है, जा, जो सही है वही करो। हेनरी लहूलुहान टांग के साथ थिएटर वापस पहुंचता है और चल रहे शो के बीच स्टेज पर चढ़ जाता है। दर्शक हैरान रह जाते हैं और वहीं सबके सामने वह जूली से अपने प्यार का इजहार कर देता है। किस्मत की बात यह है कि उसका यह असली इमोशन कन्फेशन प्ले की कहानी से भी मेल खाता है, जिससे ऑडियंस पागल होकर तालियां बजाने लगती है। जूली गुस्से में उसे जाने को कहती है, लेकिन हेनरी जिद करता है कि वह उससे प्यार करता है और चाहता है कि जूली उसको मास्को में मिले। जूली मना करती रहती है, लेकिन अब दर्शक चीयर करने लगते हैं कि वह हाँ बोले। डायरेक्टर भी इस असली ड्रामे से इतना प्रभावित होता है कि वह लाइट को धीमी कर देता है और जूली को फैसला बताने को कहता है। जूली कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे की हल्की सी मुस्कान साफ बता देती है कि उसने हेनरी का प्यार स्वीकार कर लिया है। वह हेनरी के करीब आकर उसे किस करने वाली होती है और यही कहानी खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।